नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ कुछ एमसीक्यू के नए पैटर्न्स के साथ। ये एमसीक्यूज़ आपके द्वितीय प्रश्न पत्र से ही रिलेटेड हैं और यूनिट 3 से संबंधित हैं और जो विषय है वो है विद्यालय अनुशासन या स्कूल डिसिप्लिन। इसमें कुछ कोड बेस्ड एमसीक्यू हैं, कुछ मैच द फॉलोइंग्स हैं और कुछ जनरल टाइप के एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं कुछ, क्योंकि लगभग कुछ इसी तरह के पैटर्न पे आपसे जो आपकी परीक्षा होगी उसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप इसी स्तर पे अपनी तैयारी को रखें और जो भी पाठ्य सामग्री आप पढ़ रहे हैं उसको इस लेवल तक लेके आएँ ताकि आपकी तैयारी समुचित रूप से हो। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड स्कूलों में सकारात्मक अनुशासन के उदाहरणों को सही ढंग से दर्शाता है। Which of the following codes correctly represent examples of positive discipline in school? ठीक है, पॉजिटिव डिसिप्लिन। तो क्या डिटेंशन यानी निरुद्ध करना पॉजिटिव डिसिप्लिन है? नहीं, तो ये तो हमारा कट जाएगा। पीयर मीडिएशन, सहकर्मी मध्यस्थता पॉजिटिव डिसिप्लिन है, ठीक है, सकारात्मक डिसिप्लिन है। हाँ बिल्कुल है सकारात्मकता। सस्पेंशन, आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, तो क्या ये पॉजिटिव में आता है? नहीं, ये पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं आता है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, शांतिपूर्वक कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करना, हाँ ये पॉजिटिव अनुशासन में आता है। तो सकारात्मक अनुशासन में केवल आपके 2 और 4, तो हमारा आंसर सही होगा बी, 2 एंड 4। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन मेजर्स फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट सिवियर। लीस्ट टू मोस्ट सिवियर, निम्नलिखित प्रकार के अनुशासन उपायों को सबसे कम से लेकर सबसे गंभीर तक व्यवस्थित करें। यानी सबसे सरल तरह का जो डिसिप्लिन मेजर है मेंटेन करने के लिए जो मेजर अपनाए जाते हैं सिंपल तरीके का, और सबसे हार्श, सबसे जो गंभीर होता है उसको आपने लो लेवल से अपर लेवल तक ले जाना है। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक रीइंफोर्समेंट, सबसे पहले होता है सकारात्मक रीइंफोर्समेंट। आप उनको समझाइए, समझा बुझा के, लाइक काउंसलिंग वगैरह करके। तो दिस इज द फर्स्ट, यानी ये हो जाएगा आपका 4 पहले में आ जाएगा, यानी ए कह लीजिए इसे। फिर उसके बाद आपका डिटेंशन, आप उनको थोड़ा सा उन पे कुछ रोक लगा सकते हैं, लाइक दैट, है ना। कुछ उनको छोटी मोटी सज़ा आप दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो आप क्या कर सकते हैं, उनको निलंबित कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, तो निलंबित आपका सी हो जाएगा। और वहाँ भी बात नहीं बनी, अनुशासन फिर भी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो एक्सपल्शन, जिसको हम निष्कासन बोलते हैं, मतलब हटा देना, निकाल देना, ये लास्ट में आ जाएगा आपका डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पहला ए हो गया, बी सी डी, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, यस डी। ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फिर डिटेंशन, देन सस्पेंशन, देन एक्सपल्शन। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इज द नाउ नेक्स्ट इज पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर हैंडलिंग बिहेवियर इश्यूज इन स्कूल। विद्यालय में व्यवहार संबंधी समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमित क्रम में रखें। यानी व्यवहार आप किसी का सुधारना चाह रहे हैं तो आप कैसे, यानी वही डिसिप्लिन से रिलेटेड है, आप डिसिप्लिन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना।
यानी सिंपल से एग्रेसिव की तरफ आप कैसे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा, देखिए हम सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमको किसी का व्यवहार सुधारना है या उसको डिसिप्लिन में लाना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, काउंसलिंग वगैरह करी फिर भी नहीं सुधरता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पीयर मेडिटेशन, सहकर्मियों से मध्यस्थता करके बातचीत करके थोड़ा देखो, बातचीत करो और मामले को सही करो, अनुशासन में लाने की कोशिश करो, इनका व्यवहार सुधारो। तो ये हो जाएगा हमारा बी, पीयर मीडिएशन। चलिए, फिर उसके बाद बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट, हम उनसे बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा या आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट दिया जाएगा या लाइक समथिंग लाइक कुछ उनको एक तरह का बिहेवियर की तरफ अच्छे बिहेवियर की तरफ मोटिवेट करने के लिए कुछ पुरस्कृत करने की योजना देना, दैट इज बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीसरे में हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका सी। और द लास्ट में फिर डिटेंशन आ जाएगा, फिर उन पर रोक लगानी है कि भाई इनको व्यवहार रोको, इनको बिल्कुल अलग थलग करो, कुछ समय के लिए इन पर पाबंदी लगा दो, देन दैट कम्स द लास्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 1, 3, 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 इज ये आंसर इज बी। तो सबसे पहले हम करेंगे काउंसलिंग, गाइडेंस, और फिर हम करेंगे पीयर मीडिएशन, देन बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट, देन डिटेंशन। अगर हम यहाँ बात करें तो परामर्श और मार्गदर्शन, सहकर्मी मध्यस्थता, व्यवहार अनुबंध और लास्ट में निरुक्त। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है जी, ओके, यहाँ आ गया हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द आउटकम्स ऑफ डिसिप्लिन विद द करेक्ट डिसिप्लिन मेथड। अनुशासन के परिणामों को सही अनुशासन पद्धति से मिलाएं। ओके, ए इज इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, बी इज सोशल डेवलपमेंट, एनहांस सोशल कंट्रोल एंड डी इज टाइम मैनेजमेंट। इसको हमको इनसे मिलाना है, इस तरफ अनुशासन पद्धतियों से, यानी टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्लान, शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अगर आपको इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहिए, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन चाहिए, तो क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, अपने टाइम का अधिक से अधिक सदुपयोग करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट से ये ए इज रिलेटेड टू 1। सोशल डेवलपमेंट अगर करना है आपको, अपना सामाजिक विकास करना है या किसी संस्था को विकसित करना है, तो उस संस्था में क्या होने चाहिए, कम से कम कन्फ्लिक्ट होने चाहिए। तो सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के साथ। ठीक है, एनहांस सेल्फ कंट्रोल, अपना आत्म नियंत्रण आपको बेहतर करना है, तो उसके लिए बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हो जाएगा, व्यवहार संशोधन योजनाएं जो भी हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको करना है तो आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, यानी गतिविधियों का समय निर्धारण और प्राथमिकता निर्धारण करना पड़ेगा। तो ये तो सीधा सीधा मिल रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। कहीं पे है यस, सी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज असर्शन रीजनिंग। नाउ असर्शन रीजनिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, असर्शन और रीजन को। पहले ये चेक करना है कि दोनों करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, अगर दोनों करेक्ट हैं तो फिर उनके बीच में बिकॉज या क्योंकि लगा के देखना है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इनको। पहला है, डिसिप्लिन इज एसेंशियल इन स्कूल्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इंश्योरिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। व्यवस्था बनाए रखने और अनुकूल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में अनुशासन आवश्यक है। बिल्कुल सही है, कोई नो डाउट, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा पढ़ लेते हैं, डिसिप्लिन प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स लीडिंग टू एकेडमिक एक्सीलेंस। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या ए स्टेटमेंट का रीजन बी आर है? ए इज रिलेटेड टू आर, कारण है, ए का कारण आर है, ये हमें चेक करना है। तो हम इसके बीच में बिकॉज लगा देंगे या क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि। तो व्यवस्था बनाए रखने और अनुकूल शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए
स्कूलों में अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन छात्रों के बीच सम्मान सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है और उसका कारण भी सही है। ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी असर्शन रीजन है, सेम तरीके से हम करेंगे। प्यूनिटिव डिसिप्लिन यानी दंडात्मक अनुशासन, प्यूनिटिव डिसिप्लिन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल। क्या ये सही है कि दंड देके ही डिसिप्लिन रखा जा सकता है, एक और कोई तरीका ही नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये गलत है। दंडात्मक अनुशासन स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है? नो। तो यहाँ तो आंसर हमको यही मिल गया, ये गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं, प्यूनिटिव मेजर इंस्टिल फियर इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट कंप्लाई विद रूल्स। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन दिस इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिसिप्लिन इन स्कूल्स। तो दंडात्मक उपाय भय तो पैदा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि छात्र नियमों का पालन करें। हाँ, ये सही तो है, लेकिन ये सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। तो मेरे हिसाब से ए गलत है और आर ए गलत है और आर सही है। तो ए इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, सॉरी माय मिस्टेक। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। डी इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको सबको चारों को ढंग से पढ़ना है और देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और 3 इसमें सही होंगे, 1 गलत होगा। पहला पढ़ते हैं, डिसिप्लिन हेल्प स्टूडेंट्स मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली। बिल्कुल सही। अनुशासन छात्रों को अपना समय प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। बहुत सही है। पीयर मीडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ प्यूनिटिव डिसिप्लिन। देखिए, ध्यान दीजिए, सहकर्मी मध्यस्थता दंडात्मक अनुशासन का एक प्रकार है? बिल्कुल नहीं। सहकर्मी मध्यस्थता एक पॉजिटिव अनुशासन लाने का प्रकार है, वो तो दंडात्मक नहीं है। तो बी इज द रॉन्ग। यहाँ पे हमको मिल गया, वैसे आप बाकी ना भी पढ़े तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। काउंसलिंग एंड गाइडेंस सपोर्ट स्टूडेंट फेसिंग पर्सनल चैलेंजेस। ठीक है। परामर्श, मार्गदर्शन व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों का समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्लान्स आर टेलर्ड टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। व्यवहार संशोधन योजनाएं व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही। तो और आंसर इज बी। यहाँ पे गलत कौन सा है? बी। तो आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। डैश इवैल्यूएशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट हैपन्स ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड एंड एम्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस थ्रू फीडबैक एक्सेट्रा। मूल्यांकन एक सतत, अच्छा डैश लगाना भूल गए शायद हमारे टाइपिस्ट महोदय। डैश मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो सीखने की अवधि के दौरान होती है और इसका उद्देश्य फीडबैक के माध्यम से छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। तो कौन सा है? ये तो डेफिनेशन ही है, ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें हम लगातार बच्चे का इवैल्यूएशन करते रहते हैं, बीच बीच में छोटे मोटे टेस्ट लेके, क्विजेज लेके, है ना, उनकी प्रेजेंटेशन लेके हर हफ्ते 10 दिन में बीच बीच में, ताकि उनकी कमियां पता चल जाए, वो ज्ञान के किस स्तर पे हैं, वो कितना सीख रहे हैं आदि हमको पता चल जाए। तो आंसर इज बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ओके, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल डिसिप्लिन? सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल डिसिप्लिन? टू पनिश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को पनिश करना, टू मेंटेन ऑर्डर, व्यवस्था रखना स्कूल में, टू प्रमोट लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और टू कंट्रोल स्टूडेंट, छात्रों को नियंत्रित करना। तो इसमें सबसे ये तो नहीं हो सकता, हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में।
तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा, क्योंकि देखिए हम स्कूल, कोई भी स्कूल डायरेक्टली रिलेटेड होता है लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट से। तो डिसिप्लिन का मेन फोकस क्या होता है, ये ही कि लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो इसीलिए डिसिप्लिन रखना जरूरी होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रमोट लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चूज द करेक्ट कोड। यहां आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इन 4 स्टेटमेंट्स में से हिंदी में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चूज द करेक्ट कोड। ओके, समेटिव इवैल्यूएशन अकर्स एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, आप लर्निंग पीरियड, जैसे आप टर्म एंड या मिड टर्म, प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप एग्जाम लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड समेटिव। ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है, एंड ऑफ लर्निंग पीरियड पे ये असेसमेंट या इवैल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ टर्मिनल प्रोसेस, नहीं, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट अ टर्मिनल प्रोसेस। Summative evaluation provides feedback during the learning process, नहीं, ये तो फॉर्मेटिव में होता है। तो इन्होंने इसको, ये यहाँ पे आना था आपका फॉर्मेटिव और यहाँ आता था आपका समेटिव, यानी यहाँ पे आना था ऐसे और यहाँ आना था ऐसे। तो ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चौथी देख लेते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस। हाँ, समय के साथ आपकी प्रोग्रेस, बीच में छोटे मोटे इवैल्यूएशन टेस्ट वगैरह, क्विजेज, जीडी वगैरह करा के हम इवैल्यूएट। तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट सही होंगे वो हुआ 1 and 4। तो आंसर ए इज करेक्ट, 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये कुछ 10 प्रश्न मैंने आपको बताए। आपके जो प्रश्नों की संरचना परीक्षा में होगी लगभग ऐसी ही होगी, और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे उससे भी मिलती जुलती होगी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एकलव्य IAS के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।